स्वागत है आपके फिर से यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का जो टॉपिक्स है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम जो लेकर के आए हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। 30 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चन को कवर करते हैं 50 में से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए मर्चेंट नेवी का प्रैक्टिस सेट है। और पार्ट नंबर 1 हमारा सामान्य ज्ञान, जो इसमें 25 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है? पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान था इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और मैं आपको बता दूं, भारत का जो संविधान बनाया गया था वो प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया था। प्रारूप समिति जो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उसके अध्यक्ष माने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आगा का कप किस खेल से संबंधित है? एक कप होता है जिसे आगा का कप कहते हैं। इससे पहली वीडियो मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। तो ये किसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हमारा बी ऑप्शन यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है, कर्क रेखा। स्लाइड को थोड़ा कर लेते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा प्रांत में से कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से होकर नहीं गुजरती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है? यानी शुक्र जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास बुध और पृथ्वी के मध्य में। आपको बता दूं, शुक्र को हम क्या कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और भोर का तारा भी कहते हैं, और सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। इन 4 नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 मार्च, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? तो बेटा आपने सुना होगा अमेरिका की खोज किसने की थी? आपको पता होगा अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। आपको बता दें, भारत की खोज किसने की थी? इंडिया की खोज जो की थी वो किसने की थी? वो वास्को डिगामा ने की थी। आपको पता है वास्को डिगामा ने की थी। और आपसे पूछा गया है, अब जो क्वेश्चन है आपके पास में वो पूछा गया है कि आप हमें बताइए वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है वेस्ट इंडीज़ की खोज के बारे में। अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीरो अल्बेस क्रेबेल ने जो है इसकी खोज की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं, इसमें कोलंबस ने ही इसकी खोज की थी। वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज कोलंबस ने ही की थी। ये आपको दोनों अच्छे से लर्न रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है, यानी कि जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका सरकारी निवास है, कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट जो हो जाएगा वो 10 टाउन स्ट्रीम में स्थित है। 10 टाउन टी में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 क्वेश्चन है, आर्य समाज का गठन कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? यह आपको बताना है। जो आर्य समाज का जो गठन है वो कहाँ पर गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र से, क्योंकि अब से पहले भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्लाइड कर लेते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी को कौन सा बढ़ा सकता है? आपको बताना है उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी को कौन बढ़ा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति ही बढ़ा सकता है। आपको हमेशा याद रखना है हाई कोर्ट के जो जितने भी काम होते हैं ज़्यादातर वो राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संसार की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं माउंटेन एवरेस्ट है, जो कि काफ़ी प्रचलित है। और इसे नेपाल में, नेपाल के अंदर जाती है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? सब में सबसे बड़ा देश ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चाइना है, यानी कि चीन जो है चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ जाता है, दो आबा शब्द से क्या तात्पर्य है? दो आब शब्द से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? 13 का हमारा नंबर सी ऑप्शन है, यानी कि दो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थीन बांध जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं किस नदी पर है? थीन बांध जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, आपको याद रखना है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये तो आपके लिए एक ट्रिक भी मैं आपको इसकी बता सकता हूँ, ये रावी नदी पर है। आपको कैसे याद रखना है? देखो, रै से रावी और रै से रणजीत सागर बांध, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास, वायुमंडल में उपस्थित जल है। वायुमंडल में जो उपस्थित जल है वो कैसा जल है? तो मैं आपको बता दूं, वो क्या करता है, तापमान की वृद्धि के साथ जो है बढ़ता रहता है। तो मैंने यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। स्लाइड को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से कवर किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास 16 निकल के आ जाता है। 16 में हम करते हैं, जो सारसरिका अरण्य कहाँ पर स्थित है? यानी एक वन है जो सारसरिका है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 16 का डी, वो राजस्थान में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्रांतिकारी के किसके शब्द थे या किसने इनको, ये जो नारा था वो किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ से नारे में से एक पूछ लेता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी जो यात्रा की थी वो की थी? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा कानून बना हुआ था जो गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च की यात्रा को प्रारंभ किया था। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने 1830 ईस्वी में इस यात्रा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु आवश्यक है? यानी कि कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 19 का ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। जिस तरीके से एक राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होती है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम कंडीशंस होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आर्य शास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था, ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो कौटिल्य जो थे इसके अर्थशास्त्र के रचयिता थे। ये आपको क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन है यहाँ पर। 25 क्वेश्चन हम जीके के कवर कर लेंगे, साथ ही के साथ हम मैथ का पोर्शन भी यहाँ पर पूरी तरीके कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कुछ नहीं, यानी कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान जिसे हेबेन सॉन्ग, यानी किस शासनकाल में भारत आया था? ये आपको बताना है। जो हबेन सॉन्ग था वो किस शासनकाल में, किसके, ऐसा कौन सा राजा था जब उसका शासन चल रहा था जब वो आया था? तो मैं बता दूं आपको, हर्षवर्धन के समय वो आया था। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में समुद्री तट नहीं है? एक ऐसा राज्य है जिसमें समुद्री तट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भी आपके लिए होता है, तमिलनाडु में भी एक बंदरगाह है, उड़ीसा राज्य में भी है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश जो आता है वो कंट्री के बीच में ज़्यादातर बनाया गया है। मैं आपको बताऊं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य में से जुड़ा है? ये आपको बताना है, कथकली जो है भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि केरल से वो संबंध रखता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन जीके के कवर कर लिए हैं।
लेकिन मैं आपको साथ के साथ बता दूं, आज आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं मैथ के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाला हूं बिना किसी देरी के। केवल आपको ध्यान देना है और उनको सभी को अच्छे से लर्न करना है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी, बट 30 मिनट्स प्लस में थोड़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये सभी सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं। पहला ही हमारे पास गणित का पहला सवाल निकल के आता है, जो मैथमेटिक्स से है। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितने 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा क्या होगा। तो आपको पता है हमारे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी से हो सके। तो चाल बराबर हमारा दूरी बटे समय होता है। अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर 12 चाल बराबर दूरी बटे समय मैंने सीधा लिख दिया, और इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कटने के बाद कितना आएगा, क्योंकि इसको काट लेते हैं तो कितना आता है 70, और काटेंगे 6 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाता है, और इसको 3 से काटेंगे तो पूरा कटने के बाद वैल्यू जो निकल के आती है, आपको मैं बता दूँ, इसको कटने के बाद वैल्यू जो निकलती है आपकी, वो निकलती है 42। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास वहीं पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। आपको ऐसी संख्या से बताना है। इन सभी का सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन सभी का हम क्या करेंगे, लैसे ले लेंगे। जैसे ही हम इन सब का लैसे लेते हैं, तो लैसे लेने पर हमें याद होता है इनका जो लैसे है, इन सभी को पहले लैसे निकाल लेते हैं। इन सभी का जब लैसे निकालते हैं तो लिखने में थोड़ा, जब कितना निकल के आता है 720, मैंने यहाँ पर निकाल के रखा था तो मैंने इसको लिख लिया। तो इस सभी को जब संख्या करेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 723। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 723 निकल के आएगा, क्योंकि 723 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 723 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, मनोज एक स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, परंतु 16 किलोमीटर घंटे की वापसी लौटा, तो मनोज को औसत चाल क्या होगी। तो हमेशा जब कोई जाता है या फिर आता है, उसके लिए हमेशा जाते समय और पहले जाता है और फिर इतनी स्पीड से वापस आता है। जब ये आता है और जाता है और उसके एवरेज पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एवरेज पूछा जाए, तो उसमें एक फार्मूला लगा देते हैं जो सिंपल रहता है। मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला होता है हमारे पास 2xy प्लस x अपॉन प्लस वाई। तो ये हमारा फार्मूला होता है, जिसमें x की वैल्यू 4 किलोमीटर है और y की वैल्यू जो है 16 किलोमीटर रखी गई है। तो कर लेते हैं इसको अच्छे से, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन, यहाँ पर कितना आएगा 4 प्लस के 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आता है, यहाँ पर इतना लिखने के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका निकल के आता है 128 अपॉन 20, और जब इसको काटेंगे तो कटने के बाद आएगा 6.4, क्योंकि हमें पता है 20 से का 120 होता है, अपॉन 4 4 बचा हमारे पास 8, और उसके बाद में 20 चौक 80, सीधा सीधा निकल के आता है पॉइंटेड में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 6.4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास है अगला क्वेश्चन, मेरा वेतन 10 प्रति वर्ष बढ़कर 10% कम कर दिया गया था, मेरा लाभ या हानि कितने % है। अब आपको बतानी है यह लाभ है या हानि है। तो आप जब कम हो या सीधा सा है, जब कोई बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको, ये अपना आप में एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उसे लिखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1% आएगा, और 1% में क्या होगा ये आपको बताना है, ये हानि होगी। क्या होगी, ये हानि होगी। ये आपको याद रखना है।
ये हानि होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है बताइए कि 4 और 8 का तृतीय अनुपात क्या है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को 2 बार लिखना है और उसके नीचे जितना आपका शुरू वाला नंबर दिया है उसे लिख लेना है और उसी से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 से डिवाइड होगा, कट इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसका बिल्कुल राइट आंसर 16 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये अपने आप में बहुत अच्छी ट्रिक बन जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 है। मैं बिना टाइम गवाए हुए थोड़ा स्पीड से इन सवालों को करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए वीडियो को लाइक भी आप साथ के साथ करते चलना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके वेतन में 5% की बढ़ोतरी मिलकर कितनी हो जाती है। 252 रुपये मिली तो पूर्व वेतन कितना था। यानी उसकी जो है कोई आपके उसमें जो है उसकी जो मैन वैल्यू थी वो नहीं दी है, उसके वेतन में कितनी 5% की बढ़ोतरी और उसे 252 रुपये मिले तो उससे पहले कितने उसे रुपया मिलते थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में तो पहले डी ऑप्शन को कट कर दो क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। आपका पहले मैं आपको बता दूं, जब वेतन की बात की गई है तो क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, जब हमें 100 क्या लिखना है 100 से क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारे पास बढ़ोतरी होती है उसे कितना लिखते हैं, हम इतना लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ हमें क्या लिखना है 200, जो हमारे पास जो रुपये हैं, जब इसको काट लेंगे, इसको काटने के बाद संख्या को क्या निकल के हमारे पास निकल के आता है, वो हमारे पास जो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो पूरा निकल के आ जाएगा क्या 240। इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, पूरा 240 हमारे पास वो निकल के आ जाएगा। कितना 240, ये आपको याद रखना है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ क्रम से 3, 5, 7, 8 और 8 सेकंड के अंतर में बजती हैं। यदि वे एक साथ बजाएं और आराम करें तो वो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है मेरी नज़र से, क्योंकि पूछा इसी तरीके से गया है। अब घंटियों को पूछा गया है, घंटियों को कितने में 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो इन सभी को सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का लेसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सवाल ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है समीकरण। ये थोड़ा समीकरण भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको खुद करना पड़ सकता है समीकरण को। कोशिश करता हूँ खुद ही करने की वैसे। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x² माइनस के 3x माइनस के 12 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ एक्स मतलब आपका एक्स को गुणांक माइनस एक्स के गुणांक अपॉन x² का गुणांक आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, सभी कंपलसरी होती हैं, माइनस में होता है। आपको पता है सबसे पहले माइनस में लेंगे। अगला पास हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x का गुणांक हमारे पास क्या है 3 और माइनस में होगा। उसके बाद 2 हमारे पास क्या है x² का गुणांक, यानी x² का गुणांक क्या है 2। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, जब करेंगे इसको सॉल्व तो क्या आ जाता है 3/2। तो माइनस से माइनस कट हो जाता है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इसका जो राइट आंसर 3/2 निकल के आ जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 8 का जो निकलता है वो डी ऑप्शन निकलता है हमारे पास 3/2। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहीं पर, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 घंटे बाद उसकी आयु का 44 वर्ष हो जाए तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या, पुत्र की वर्तमान आयु हमें बतानी होगी कि उसकी वर्तमान आयु क्या निकलती है। अब पुत्र की जो 4 वर्ष है वो कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। कितनी हो जाती है आपको बताना है 44। पुत्र की 4 वर्ष बाद 44 हो रही है और 44 माइनस कर देंगे सीधा सीधा, क्या हो जाएगा 8 और 8 माइनस 36 होता है। और 36 में से आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, इसमें गुणा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की बात है। 6 क्या आ जाएगा, 6 निकल के आंसर आ जाएगा। कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है, ठीक है, वो 4 गुना बड़ा है। 4 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाती है, 44 वर्ष हो जाती है। तो कितना हुआ 44, 4 36 होता है, उसमें से घटा देंगे तो सीधा 36 निकल का है। 36 में से 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से लर्न रखना है। अगला है, एक घन की जिसकी भुजा 3 मीटर लंबी है को काटकर एक भुजा मीटर लंबे कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, यानी कि 10 का एक बड़ा घन एक छोटा घन। आपको क्या करना है, एक तो हो गया आपका बड़ा घन
और बड़े घन को कितनी बार लिखना है, 3 बार, सीधा सा सिंपल सा है। उसके बाद इसको कितनी बार लिखना है, 1 3 बार। इसको जब मल्टीप्लाइफिकेशन करते हैं तो कितना निकल के आता है, 27 आएगा, क्योंकि 1 से कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका राइट आंसर 27 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहीं पर, एक वृत्त की परिधि 440 मीटर है तो उसका अर्धव्यास होगा, तो उसका अर्धव्यास कितना होगा, ये आपको अर्धव्यास के बारे में पूछा गया है। अब हम आपको एक सूत्र बताते हैं, पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परिधि अपॉन क्या होता है, व्यास, यानी डी। हमको डी याद करना है तो इसलिए इसको यहाँ पर पहुँचा देंगे। तो जैसे ही इसको वहाँ पर पहुँचाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, फॉर्मूला हमारे पास निकल जाता है कि डी इक्वल टू क्या निकलता है, डी इक्वल टू हमारे पास निकलता है 440 इंटू मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। जैसे इसको काट लेते हैं, 140 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11 28 और 14 68 का महत्व क्या है, समांतवर्तीय महत्व क्या है 12 का, आपको मैं बता दूं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल दोनों में से घटा दो, कुछ नहीं निकलेगा, 36 निकलेगा। 36 को 14 से व 28 से पूरा पूरा विभाजित चला जाता है, ये हमें पता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 28 होगा, इसलिए आपका इसका 28 आंसर होने वाला है। इसको भी सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा सीक्वेंस वैल्यू नहीं चाहिए, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो निकल के आएगा 2.46 निकल के आंसर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। सभी मैंने क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर इस चीज़ को सॉल्व कराइए। अब चलते हैं बिना टाइम को बिना गवाते हुए। अगला क्वेश्चन हमारे पास जीके का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास निकल के आएगा, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जल के अणुओं में परमाणु किस संबंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, कौन सा उसमें बॉन्ड लगा हुआ आता है, आपको बताना है। जब जल के अंदर कौन सा बॉन्डिंग के साथ वो अटैच होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसके अंदर जो होते हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड होते हैं, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है 17 में, क्या पहला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटा देता है क्योंकि इसका जो रीजन होता है, जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है। क्या होता है, जल का जो क्वथनांक है वो भीतर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन से पहले यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है, तो न्यूटन की प्रथम गति का नियम जो है वो जड़त्व का नियम को दर्शाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, कैथोड किरणों पर आवेश होते हैं, जो कैथोड किरणें होती हैं उन पर कितने आवेश होते हैं, यह आपको बताना है। जो कैथोड किरणों पर कितने आवेश होते हैं, ऋणायन होते हैं, धनायन होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, आप सभी को ये अच्छे से कवर करानी होंगी। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऋणात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ गया, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वाट होता है, आपको ये याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ी स्लाइड को कम जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से कवर किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार जो होता है उसके लिए सबसे अच्छा कथन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर से ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। ऐसी कौन सी घटना होती है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी, जो हेनरी बैकरोलस हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल कर आता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो लोहा होता है,
मैं आपको बता दूं। इस चीज़ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। पीतल बॉक्स किस किन धातुओं से मिश्रित होता है या किन किन का बना हुआ होता है, आप सभी को इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का जवाब लिखेंगे तो मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई भी दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। 100% कहता हूँ, आपने 35 या 40 जो मैं आपके प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ इंडियन नेवी के जो एग्जामिनेशंस की तैयारी से आप जो कर रहे हो, मैं श्योर हूँ वो 100% आपके पास वहाँ पर पहुँचेंगे। आप उन सब में से क्वेश्चनों को देख के करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।